हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस एंड आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, राइट। तो हमने क्या कर लिया, हमने लीगल टर्म स्टार्ट करा था जिसमें हमने 3-4 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, जिसमें मैंने हर क्लास में आपके एटलीस्ट 20 to 25 टर्म्स लाई हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे 5th पार्ट की। अब इसमें लास्ट आई गेस एक लेक्चर ही बचा हुआ है। ओके, तो एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर्स ही पढ़े हैं तो हमारे जो लीगल टर्म्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद विल टॉक अबाउट द हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख के बारे में बात करेंगे, थोड़ी टर्म्स के बारे, उनकी एस्टेब्लिशमेंट पे, हायरार्की पे, उन चीज़ों पे थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन। ओके, तो सबसे पहले क्या हमारे पास टर्म है, दैट इज जुरिस्टिक पर्सन। ओके, तो ये क्या है, जुरिस्टिक पर्सन। तो जुरिस्टिक पर्सन बेसिकली क्या होता है, जैसे नेचुरल पर्सन है, जैसे हम हैं, एन इंडिविजुअल, अ पर्सन, अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो ये जुरिस्टिक पर्सन कौन होते हैं, जो बेसिकली इट कंपाइल्स ऑफ अ पीपल दैट मेक सम अ बॉडी, आप बोल सकते हो, जैसे कि कोई कंपनी है, राइट, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, जो नेचुरल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, दो कि बनाए गए हैं, राइट, जो कंपनीज हैं वो बनाई गई हैं, राइट। अगर आप एक इंडिविजुअल, अगर आप अपने सामने एक पर्सन खड़ा कर दोगे तो दैट इज़ अ नेचुरल पर्सन, राइट। अब ये कौन से हो गए, ये नेचुरल नहीं है, ये बनाए जाते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो उनको क्या बोलते हो आप, उनको क्या बोलते हो आप, जुरिस्टिक पर्सन। तो जुरिस्टिक पर्सन क्या हो गया, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, इसको क्या बोल सकते हो आप, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, या फिर आप कोई कंपनी बोल सकते हो, कोई लीगल एंटिटी बोल सकते हो। तो क्या हो गया, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, तो ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करी जाती हैं, राइट, पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करी जाती है। ओके, पार्टनरशिप और अदर लीगल एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, और एनी अदर लीगल एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो वो क्या हो गया आपका, दैट इज juristic person, that is juristic person, as subject of rights and duties, recognized by law, as subject of as subject of as subject of rights, subject of rights और duties, rights and duties। ठीक है, तो बेसिकली ये लीगल एंटिटी हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकती है, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकती है, राइट। बॉडी में, ये बॉडी आपकी बॉडी की नहीं बात कर रहा, बॉडी मतलब कि कोई क्लब है, कोई क्लस्टर है, ठीक है। अब बॉडी ऑफ पर्सन्स, तो ये क्या आ गया आपका, जुरिस्टिक पर्सन, क्या आ गया आपका, जुरिस्टिक पर्सन। नेक्स्ट इज जूरी। ओके, नेक्स्ट इज जूरी। जूरी क्या होगी, जूरी बेसिकली क्या होती है, जो बेसिकली आप बोलते हो ना कि जूरी विल टेक द डिसीजन, एक तो जज हो गए, राइट। जज जैसे मैंने कल बताया था, जो कि लीगली जिनको क्या है, जो कि डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, जिनके सामने आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो अपने केसेस वगैरह, तो वो आके जज। ओके, उसके बाद जूरी, जूरी जो होती है बेसिकली वो बाय लॉ ही क्या कर जाती है, एस्टैब्लिश करी जाती है। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, आपका केस सुनते हैं, एंड दोज पीपल मेक द डिसीजन। तो वो क्या बोलते हैं कि जूरी विल टेक द डिसीजन। आपने शायद मूवीज़ में भी देखा होगा कि जहाँ पर जजेस होते हैं कोर्ट में, उसके साइड पे एक जूरी बिठाई जाती है, जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो जूरी का क्या मतलब आ गया, a certain number of men selected according to law and sworn in to inquire certain matters of fact and declare the truth upon evidence to be laid before them। उनके सामने क्या है, उनके सामने जो भी फैक्ट्स होंगे वो सारे प्रेजेंट करवाए जाएंगे। ओके, जो फैक्ट्स होंगे वो सारे प्रेजेंट कर दिए जाएंगे, एंड दे विल टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बिफोर देम। ओके, तो देख लेते हैं इसका क्या डेफिनेशन होगा, अ सर्टेन नंबर ऑफ
a certain number of men selected according to law, men selected according to law, and उसके बाद and sworn to inquire of certain matters and sworn to inquire of certain matters, ठीक है, sworn to inquire certain matters of fact and declare the truth, matters of fact and declare the truth, and वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन सुनाते हैं, and declare the truth, truth किस बेसिस पे, upon evidence to be laid before them, upon the evidence to be laid before them, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जूरी बेसिकली क्या होगी, ग्रुप ऑफ मैन आप बोल सकते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ मैन जो कि लॉ के द्वारा सिलेक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं, उनके सामने आप फैक्ट्स और फिगर्स प्रेजेंट करते हो एंड वो डिसाइड करते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, ओके। उसके बाद आगे जुवेनाइल कौन हो गए, जो बेसिकली द चिल्ड्रन दैट आर बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, उनको क्या कंसीडर किया जाता है, जुवेनाइल कंसीडर किया जाता है बिफोर लॉ। तो वो क्या है, अ जुवेनाइल इज अ चाइल्ड, juvenile is a child below the age of 18 years, ठीक है, below the age of 18 years, below the age of 18 years, ओके। उसके बाद आ गया किडनैपिंग भी आपको पता ही होगा। किडनैपिंग कौन सा एक्ट होता है, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ठीक है। किडनैपिंग में क्या आ जाता है कि आप ज़बरदस्ती क्या करते हो, किसी को किडनैप करने की कोशिश करते हो, किस सेंस में बोल सकते हैं आप उसको, कि आप किसी को एबडक्ट कर रहे हो, ठीक है, और क्या कर रहे हो, एबडक्ट करके उसको किसी जगह पे लेके जा रहे हो, राइट, किडनैप कर रहे हो एंड उसके बाद उनके मतलब उसके लिए पैसे मांग रहे हो, फिरौती जो एंड बोलते हैं हम, राइट। तो ये क्या हो गया, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, अबडक्टिंग, ठीक है, एंड और कैरिंग अवे अ पर्सन बाय फोर्स एंड फ्रॉड, ठीक है। धोखे से आप किसी को किडनैप कर लेते हो, राइट, किसी को ज़बरदस्ती करके आप किडनैप कर लेते हो, उसको अबडक्ट कर लेते हो, राइट। तो ये क्या आ गया आपका किडनैपिंग। तो किडनैपिंग इज व्हाट, एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग, अबडक्टिंग और carrying away a person by force or fraud, carrying away a person by जबरदस्ती करके या फिर धोखे से, ठीक है, बाय फोर्स एंड फ्रॉड। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको कई सारी हायरार्कीज ऑलरेडी बता दी हैं, जैसे एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल हो गए, उसके बाद आपका जजेस, लॉयर्स, एडवोकेट्स, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो दिस इज़ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी एक बॉडी है, ओके, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि क्या किसको एडवाइस करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, ऑन लीगल रिफॉर्म, ऑन लीगल बेसिस पे क्या करती है, उनको एडवाइस करती है। तो इट इज़ व्हाट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ व्हाट, एन एग्जीक्यूटिव बॉडी टू एडवाइज द गवर्नमेंट एंड executive body to advise the government of India किस बेसिस पे, किस पे एडवाइस करेगी, ऑन लीगल रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, लॉफुल का मतलब क्या आ गया, लॉफुल क्या आ गया कि दैट इज परमिटेड बाय लॉ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लॉ, ठीक है, जो लॉ के द्वारा जिस चीज़ की परमिशन दी जाती है दैट बिकम्स लॉफुल। तो लॉफुल इज व्हाट, परमिटेड बाय लॉ। तो हम बोलते हैं ना वन मस्ट एक्ट लॉफुली, तो क्या हो गया, परमिटेड बाय लॉ, वन मस्ट एक्ट लॉफुली,
कि लॉ के सामने जो परमिशन जिन चीज़ों की दी जाती है वो हम एक्ट करें, तो दैट बिकम्स लॉफुल। लीडिंग क्वेश्चन क्या हो गया? लीडिंग क्वेश्चन क्या हो गया? लीडिंग क्वेश्चन हम देखते हैं ना कि अगर आपने हेयरिंग सुनी होगी या अगर आपने ऑनलाइन भी कहीं हेयरिंग सुनी होगी, तो वहाँ पर जो एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के हों या जो आपकी तरफ से हो, राइट, तो वो क्या करते हैं कि अगर वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हम पढ़ते नहीं थे लीडिंग क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि उसमें आपको पता है कि वो क्या आंसर आपसे लेना चाह रहा है, ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि उसका आंसर या वही दोगे जो वो चाहता है कि आप दो, ठीक है, तो वो क्या आ गया आपका लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या आ गया? तो अ क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, जो कि अगला पर्सन चाहता है कि आप वो ही आंसर दो, ठीक है। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि हेयरिंग्स में भी कि जिसमें वो मतलब वो करते हैं उस पर कि मना करते हैं कि दिस इज लीडिंग क्वेश्चन, द ओपोनेंट कांट आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो वो जज को अपील करते हैं कि दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन, तो दे कांट आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन, तो वो क्या आ गया आपका लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन क्या है? जो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो चाहता है कि आप उसका आंसर उसी तरीके से दो जिस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अ क्वेश्चन सजेस्टिंग, इसको वो देख लेते हैं। अ क्वेश्चन a question क्या? A question suggesting the answer which the person a question suggesting the answer which the person putting it जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, with the person putting it wishes or expects to receive, wishes or expects to receive, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं? अ क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, मतलब क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा गया है कि आपको क्या करेंगे, वो क्वेश्चन वैसे पूछा गया है कि आप आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। तो आप आंसर भी कैसे दोगे? उसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि उनका जवाब ही वही चीज़ें बनती हैं जो वो चाहते हैं कि आप बोलो, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका बच्चे? दैट इज योर लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए एग्जाम्पल में कि वाई आर यू सैड, जबकि आप सैड हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट आपको पूछा गया वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो, तो वो ये जताना चाहता है कि आप दुखी हो, आप उस तरीके से आंसर दो उसको, ठीक है। तो और भी एक इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट यू थिंक द न्यू पॉलिसी इज़ बैड आइडिया, क्या आप नहीं सोचते कि जो नई पॉलिसी आई है वो एक बुरा आइडिया है? तो उसने मतलब उसको पहले ही नेगेटिव उसमें बता दिया आपको कि डोंट यू थिंक दैट इज़ अ बैड आइडिया, जबकि आपके माइंड में वो था ही नहीं, आप यू वर न्यूट्रल, या फिर आपको अच्छी लगती थी नहीं लगती थी पॉलिसी, दैट डजंट मैटर, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट बिकम्स योर लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लायबल। लायबल, जैसे लायबल लाइबिलिटी, तो इसमें क्या आ गया लायबल में क्या आ गया कि यू आर लायबल टू डू समथिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू द लॉ समझो तो इसका क्या मतलब है कि आपको एक लायबल बनाएगा कि आप या फिर ये चीज़ क्या कर सकते हो कि यू आर ऑब्लाइज टू लॉ, ठीक है, यू आर ऑब्लाइज्ड इन लॉ कि आपको क्या करना है, यू हैव टू पे और मेक समथिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। लाइबल क्या हो गया? यू आर लाइबल टू डू दिस, ठीक है। आपको कोर्ट कहता है कि यू आर लाइबल टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी टू योर वाइफ, यू आर लाइबल टू पे दिस थिंग टू समवन, ठीक है। तो वो क्या आ गया? लाइबल। तो लाइबल इज व्हाट? द स्टेट ऑफ बीइंग बाउंड, ठीक है। तो यू आर बाउंड बाय लॉ, यू आर ऑब्लाइज्ड बाय लॉ, आपको वो काम करना ही करना है जो आपको बोला गया है, ठीक है। तो क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग बाउंड, द state of being bound or obliged by law, किस चीज में, किस पर्सपेक्टिव में? और जस्टिस, obliged in law or justice to do
और justice or justice to do, pay, ठीक है, justice to do, pay or make good something, ठीक है, और make good something. तो आप इसको बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो आप, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. चले नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज योर मेंटेनेंस. मेंटेनेंस अगर आपने डिवोर्स केसेस में सुना होगा तो वहाँ पर बोलते हैं ना कि यू हैव टू गिव दिस मेंटेनेंस टू फॉर योर चाइल्ड और टू योर वाइफ. तो वो क्या होता है, मेंटेनेंस कैन बी इन द अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी जो आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट पार्टी को क्या करना होता है, पे करना होता है हर मंथ. तो मेंटेनेंस इज व्हाट, इट इज सस्टेनेंस और सपोर्ट अलाउंस, ठीक है, इट इज सस्टेनेंस और सपोर्ट अलाउंस, ठीक है. तो वो सरवाइव करने के लिए या फिर जो अगले पर्सन को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए क्या करते हो, जो नेक्स्ट पार्टी क्या होती है वो पे करती है फॉर द, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस. तो दैट इज फॉर सस्टेनेंस एंड सपोर्ट अलाउंस. तो आप ऐसे बोल सकते हो, इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें द कोर्ट ऑर्डर द हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, ठीक है. तो कोर्ट क्या ऑर्डर करती है कि हस्बैंड हैज़ टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, जिसमें क्या है, सम अमाउंट ऑफ सपोर्ट अलाउंस इन द अमाउंट ऑफ मनी भी हो सकता है वो चीज़. ओके. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट. मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट क्या होता है, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट क्या होता है कि अभी वो केस चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है, ठीक है. सपोज अगर कोई आपका आप कैसे बोल सकते हो कि कोई कस्टडी का केस चल रहा है या फिर कोई डिवोर्स का केस चल रहा है, तो वो अभी प्रोसीडिंग्स हैं, बट उसी के दौरान क्या करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो कि प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, अभी केस की सुनवाई, आखिरी सुनवाई नहीं हुई है, बट ड्यूरिंग दैट आप क्या कर सकते हो, मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो कि वी नीड दैट मेंटेनेंस अमाउंट. ओके. तो मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट क्या हो गया, मेंटेनेंस प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द proceedings. तो क्या है ये, मेंटेनेंस प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट, मेंटेनेंस प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट, कब, क्या अभी वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसी के दौरान क्या कर रहा है, मेंटेनेंस जो प्रोवाइड करी जाती है बाय द कोर्ट, ठीक है, बाय द ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द pendency of the proceedings, ठीक है. तो अभी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है, देयर स्टिल सम प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, बट ड्यूरिंग दैट यू कैन अप्लाई फॉर वो अप्लाई द अदर पार्टी अप्लाई फॉर मेंटेनेंस, और वो उस मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, ठीक है. नेक्स्ट इज योर मैलाफाइड. मैलाफाइड क्या हो गया, जिसमें इंटेंशन आपकी नेगेटिव होती है, नॉट इन गुड वे, ठीक है, नॉट इन गुड फेथ. सो इसको क्या बोल सकते हो आप, मैलाफाइड को इन बैड फेथ. मैलाफाइड क्या हो गया बच्चे आपका, दैट इज इन बैड फेथ, ठीक है, इन बैड फेथ. नेक्स्ट इज मलिशियस, ठीक है. मलिशियस मैलाफाइड भी क्या हो गया, इन बैड फेथ, इन बैड इंटेंशन. मलिशियस क्या हो गया, मलिशियस भी क्या हो गया, पर्टेनिंग टू मैलिस, एंड दैट मीन्स कि आपका इंटेंशन है क्या करने का, गलत काम करने का, ठीक है. तो उसका क्या मतलब, मैलिस का क्या मतलब होता है कि इंटेंशन टू डू रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्ग एक्ट, ठीक है. तो क्या हो गया ये, पर्टेनिंग टू मैलिस, पर्टेनिंग टू मैलिस. एंड मैलिस इज व्हाट, कि इंटेंशन है आपकी कोई गलत काम करने की, टू इंटेंशंस टुवर्ड्स डूइंग सम रॉन्ग वर्क, ठीक है, टू रॉन्गफुल एक्ट, इंटेंशनली डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, कोई गलत काम करना. सो दैट बिकम्स योर मैलिशियस पर्टेनिंग टू मैलिस. नेक्स्ट इज योर मीन प्रॉफिट. ओके. नेक्स्ट इज योर मीन प्रॉफिट.
ठीक है। तो मेन प्रॉफिट का आप कैसे समझ सकते हो कि मेन प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने किसी की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपने क्या किया हुआ है वहाँ पे इलीगल कब्जा किया हुआ है, आप वहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, तो लॉ के डिसाइड करता है कि जो दूसरी पार्टी है दैट इज़ द ओरिजिनल ओनर। तो जितने समय के लिए आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आपको क्या करना है, उस समय का उनका जो भी चार्जेस होगा वो आपको क्या करना है, दूसरी पार्टी को पे करना है। तो दैट बिकम्स योर मेन प्रॉफिट। ठीक है, देख लेते हैं इसके और डेफिनेशन। मीन प्रॉफिट इज द फी प्रॉफिट ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेन प्रॉफिट इज द फी is the fee is the fee that a person in unlawful possession that a person in unlawful possession, ठीक है, तो उसके lawfully possess नहीं की है वो जगह, that is unlawful possession, ठीक है, unlawful possession of another's property must pay to the owner of another's property must pay to the owner of the property for such wrongful occupation, ठीक है, owner of the property for such wrongful occupation, ठीक है। तो मतलब वही है जो मैंने समझाया कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल वे में या फिर आप इलीगली क्या करते हो, वहाँ पर रहते हो, उसको पोजेशन में रहते हो, मतलब उसको अपना कह के रहते हो उस जगह पे जो कि लॉफुली आपकी नहीं है, जो लॉ के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि वो दूसरे पर्सन की है, तो फॉर द टाइम बिंग आप वहाँ पर हो, तो आपको क्या करना होता है, एन अमाउंट ऑफ, क्या लिखा है इधर, एन अमाउंट ऑफ फी, कि वो चार्जेस लेंगे आपसे कि जितने टाइम के लिए आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे, तो दैट बिकम्स योर मेन प्रॉफिट। व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट नेक्स्ट इज योर मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन वही हो गया कि आपने क्या किया, फॉल्स स्टेटमेंट दी है या फॉल्स सच नहीं बताया, झूठ के सहारे झूठ बताया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, फॉल्स इंप्रेशन दिया हुआ है, तो दैट बिकम्स अ मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्या जो स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स, ठीक है, आपने उसको क्या गलत स्टेटमेंट या फिर आपने झूठी स्टेटमेंट प्रेजेंट की है, तो दैट बिकम्स मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, अ स्टेटमेंट और कंडक्ट, अ स्टेटमेंट और कंडक्ट, स्टेटमेंट भी बोल सकते हो या आपका कंडक्ट, ठीक है, अ स्टेटमेंट और कंडक्ट विच कन्वेज अ फॉल्स और रॉन्ग, विच कन्वेज a false or wrong impression, ठीक है, तो वो क्या देता है, फॉल्स या फिर गलत इंप्रेशन जो देता है, जो स्टेटमेंट है या आपका कंडक्ट है विच कन्वेज अ फॉल्स और रॉन्ग इंप्रेशन, तो वो क्या हो गया आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या आ गया आपका, मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या आ गया आपका म्यूटेशन, ठीक है। इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। म्यूटेशन क्या हो गया, अ सिग्निफिकेंट एंड बेसिक ऑल्टरेशन a significant और basic alteration, जिसमें क्या है, substitution of the name of the person, substitution by the
नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय द नेम ऑफ द पर्सन, बाय द नेम ऑफ अनदर, by the name of another, in relation to property. In relation to property, in relation to property, in the records showing right or title to the property. In the record showing record right or title to the property, right or title to the property, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर बेसिकली सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हो ऑल्टरेशन, उसके बाद द बेसिक ऑल्टरेशन सब्स्टिट्यूशन बाय द नेम ऑफ द पर्सन, बाय द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन बाय द नेम ऑफ द पर्सन, ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन बाय नी ऑफ ए, substitution of name of the person by the name of another in relation to property in the record showing right or title to the property. तो मतलब एक जो person है, जो owner है, उसकी जगह किसी और का नाम लाना, ठीक है। तो क्या किसमें in the record showing right or title to the property, that becomes your mutation. Okay, next चलते हैं हम mutation पे बात कर ली। next statement क्या था हमारा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक और चीज़ थी उससे पहले, दैट वाज योर म्यूचुअल कंसेंट। वो मैं नीचे लिखा देती हूँ आपको। म्यूचुअल कंसेंट क्या हो गया, म्यूचुअल कंसेंट क्या हो गया, दोनों की रजामंदी पे, ठीक है, जो भी दोनों पार्टीज हैं उनकी रजामंदी पे, एज एग्रीड टू द पीपल एज एग्रीड टू बाय पीपल इन्वॉल्व, ठीक है, एज एग्रीड to the people involved, ठीक है। तो अगर किसी को डिवोर्स होता है तो वो क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ, मतलब बोथ द पार्टीज एग्री टू द सेम थिंग, ठीक है। एज एग्रीड टू बाय द पीपल इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट रिक्वायर्स अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 months बिफोर सेकंड मोशन अंडर जनरल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जो डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट पे लिया जाता है, एक दूसरे की रजामंदी पे लिया जाता है, जिसमें ये नहीं होता कि एक बोल रहा है मुझे लेना है और दूसरा बोल रहा है मुझे नहीं लेना है, तो दोनों की रजामंदी पे जो म्यूचुअल कंसेंट पे जो डिवोर्स लिया जाता है उसमें एटलीस्ट उनको 6 months का टाइम दिया जाता है टू कि आप अपना रिलेशन ठीक कर लो, ठीक है, अंटिल अनलेस दे टेक द फाइनल डिसीजंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका म्यूचुअल कंसेंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने बताया था जिसमें आप पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको अरेस्ट के लिए वारंट लाना पड़ता है, ठीक है। तो नो अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसमें आपको कोर्ट पे जाकर क्या करना है, वारंट लाना पड़ता है, नो अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल में क्या होता है कि आप किसी को भी क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, तो दैट बिकम कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ इट कम्स अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट इज योर ओथ। तो ओथ क्या होता है, ओथ आप जैसे बोलते हो ओथ सेरेमनी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप किसी पोजीशन पे आपने आपको डिक्लेयर, मतलब किसी पोजीशन के लिए आप जैसे गवर्नर्स होते हैं, राइट, सीएम होते हैं, राइट, तो क्या होता है इसमें प्रेसिडेंट की ओथ ली जाती है। तो किसके सामने ली जाती है प्रेसिडेंट की ओथ, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, राइट। तो ओथ क्या हो गया, अ सोलम अपील यूजुअली फॉर्मल कॉलिंग अपॉन गॉड टू विटनेस टू द ट्रूथ ऑफ व्हाट वन सेज और टू द विटनेस दैट वन सिंसियरली इंटेंड टू डू, ठीक है। तो ये क्या है, शपथ ली जाती है, ओथ इज व्हाट, शपथ, राइट। शपथ ली जाती है कि जो वो बोल रहे हैं दे विल स्टे ट्रू टू दैट थिंग, ठीक है। तो लिख लो इसमें, अ सोलम अपील यूजुअली फॉर्मल कॉलिंग अपॉन गॉड
ओथ क्या आ गया, अ सोलम अपील, a solemn appeal, usually formal calling upon God, to witness to the truth of what one says, to witness of the truth what one says, ठीक है, truth of what one says, or witness that one sincerely intend to do what one says, ठीक है, or to witness that one sincerely intends to do what one says, ठीक है। तो वो बेसिकली शपथ लेते हैं भगवान का नाम लेके कि वो जो बोलेंगे, राइट, जो वो बोल रहे हैं वो उसके लिए प्रति ट्रू रहेंगे, एंड उसको विटनेस करने के लिए कि जो वो बोल रहे हैं वो सिंसियरली इंटेंड टू डू व्हाट वन पर्सन सेज इन दैट ओथ। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर डिक्टम क्या हो गया? ऑबिटर डिक्टम बेसिकली क्या होती है ये, जैसे कि अगर किसी भी केस में क्या होता है कि आप जजमेंट सुनाई जाती है, ठीक है, तो जजमेंट्स के दो फेजेस होते हैं। एक तो इतनी सारी पेजेस की जजमेंट्स होती हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो लिखी जा रही है वो इम्प्लाई होगी, ठीक है, कि हर चीज़ जो लिखी जाएगी वो इम्पॉर्टेंट है या फिर वो इम्प्लाई करी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको आप बोल सकते हैं एन ओपिनियन ऑफ लॉ, an opinion of law not necessary to the decision। तो बेसिकली क्या है, इसमें जो लिखा गया है वो दैट इज नॉट बेसिकली नेसेसरी टू द डिसीजन, ठीक है, कि डिसीजन लेने के लिए it is not important to take important to consider these statements to take decision, ठीक है। तो वो उन्होंने वो चीज़ें सिर्फ लिखी हुई हैं, बट that is not necessary to take the decision। तो वो क्या आ गया आपका ऑबिटर डिक्टम, ठीक है। ऑबिटर डिक्टम जैसे कि मैंने बताया कि जब आपका जब फाइनल हेयरिंग के बाद आपका ये पूरी फाइल बनाई जाती है जिसमें सारा जजेस जो होते हैं सब कुछ लिखते हैं, तो उसमें दो फेजेस होते हैं, दूसरा मुझे नाम नहीं याद है। एक ऑबिटर डिक्टम होता है जिसमें जो पेजेस जो वहाँ पर लिखा जाता है दैट इज़ बेसिकली नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉन बाइंडिंग आप बोल सकते हो, टू मेक क्या डिसीजन, टू मेक द नेसेसरी, नॉट नेसेसरी टू टेक द डिसीजन, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू टेक द डिसीजन। बाकी जो इसमें एक और स्टेटमेंट आती है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजन, ठीक है बच्चों। नॉट नेसेसरी टू टेक द डिसीजन। अच्छा, म्यूचुअल कंसेंट बता दिया, एज एग्री टू बाय द पीपल, राइट। उसके बाद क्या आ गया आपका ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया? ऑब्लिगेशन का मतलब ही वही हो गया क्या कि टू ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है या तो ये काम करो या तो ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यू आर ऑब्लाइज टू डू समथिंग और यू आर ऑब्लाइज टू नॉट टू डू दैट थिंग। तो ये क्या आ गया? टू डू अ ड्यूटी, टू डू a duty to do or not to do something, not to do something। तो वो क्या आ गया आपका obliged, क्या आ गया obliged। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? obligation includes every duty enforceable by law, ठीक है। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी जो लॉ के द्वारा बोली गई है कि आपको ये काम करने चाहिए एंड जो काम नहीं करने चाहिए, तो यू आर ऑब्लाइज टू डू दैट। नेक्स्ट इज ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब मैंने क्या बताया था? जो कोई भी आप एक्ट करते हो जो कि पनिशेबल है, ठीक है, जिसमें आपको सज़ा मिल सकती है इन फ्रंट ऑफ लॉ, तो वो क्या हो गया? ऑफेंस हो गया, ठीक है। तो क्या एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ, एनी एक्ट or any act or
omission made punishable बाय लॉ, तो उसको क्या बोलते हो आप? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑफेंस, राइट? एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज पनिशेबल बाय लॉ. For time being in force, for the time being in force, for the time being in force. तो ये क्या आ गया आपका? दिस इज व्हाट? दिस इज ऑफेंस. ठीक है, कोई भी आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो कि जिसमें आपको जो कि लॉ के सामने गलत है, राइट, जिसमें आपको पनिशमेंट हो सकती है, तो दैट बिकम्स ऑफेंस. ठीक है, तो मैंने आपको ऑफेंस पहले भी बताया था कि ऑफेंस की इसने जो कल्प्रिट होगा उसने कोई ना कोई ऑफेंस किया होगा. ठीक है, तो कल्प्रिट बोलेंगे उसी को जिसने क्या करा होगा, कोई ऑफेंस करा होगा. तो उसका ये ऑफेंस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल है लॉ के बिफोर. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस क्या हो गए? द एविडेंस दैट आर गिवन ओरली. एविडेंस गिवन ओरली. ठीक है, तो आप क्या करते हो? वर्बली क्या करते हो? अपना स्टेटमेंट जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो दैट बिकम्स योर ओरल एविडेंस. ठीक है, तो ओरल एविडेंस भी क्या है? जो फैक्ट्स जो ओरल एविडेंस में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि आप फैक्ट बोलोगे तो कोई फैक्ट ही बोलोगे ना, कोई अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलोगे जो फैक्चुअल हैं, राइट? तो क्या हो गया वो? that are oral evidence, and that these are oral evidence are considered as an evidence under law. Okay, next is overrule. Overrule क्या हो गया? To set aside. To set aside. ठीक है, जैसे हम सुनते भी हैं कि ओवररूल करके जजेस जब बोलते हैं, राइट, तो वो क्या हो गया? टू सेट असाइड. अगर कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, कोई जो एडवोकेट है या लॉयर है जो अपना पक्ष पेश करते हैं अपने जज में, कोर्ट में, राइट, जज के सामने कोर्ट में, तो वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं कि अगर जो दूसरा ऑपोजिट में पार्टी है वो क्या करती है? उनको ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करती है. ठीक है, क्या करती है? जैसे अगर दो पार्टीज आपस में केस लड़ रहे हैं, राइट, तो एक पार्टी क्या करेगी? कुछ बोलने की कोशिश, उनका विटनेस अगर कोई होगा तो वो कुछ बोलने की कोशिश करेगा, बट जो ऑपोजिट पार्टी होगी वो क्या करेगी? उसको चुप कराने की कोशिश करेगी या बोलेगी ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं. तो जब जज बोलेंगे ओवर रूल, दिस स्टेटमेंट इज ओवर रूल्ड, या जैसे भी वो बोलते हैं उस लैंग्वेज में, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको सेकंड पार्टी वाले के एडवोकेट को चुप करा के जो फर्स्ट पार्टी का विटनेस अगर कुछ बोल रहा होता है तो उसको वो अलाउ कर देते हैं कि आप बोलो, आप मत बोलो अभी इस टाइम पे. तो दैट इज योर ओवर रूल, टू सेट असाइड. ठीक है, टू सेट असाइड. ठीक है, कोई प्रीवियस एक्शन चल रहा है या फिर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको ओवर रूल करने का. ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ओवररूल की क्या बताई कि अगर कोई दो पार्टीज हैं, अगर फर्स्ट पार्टी जो है कि वो ऑब्जेक्शन कर रही है, राइट, कि बोल रही है कि ये गलत है, नेक्स्ट पार्टी या ये नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे ओवररूल बोल के दूसरी पार्टी के विटनेस को बोलने का मौका देते हैं. तो दैट इज व्हाट? दैट इज योर ओवररूल. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज परोल. परोल क्या हो गया? परोल क्या हो गया कि बेसिकली अगर सपोज जैसे हम बोलते हैं कि वो परोल पे बाहर आया है, ठीक है, परोल पे बाहर आया है. एक तो बेल होता है, बेल तो यू गेट परमानेंटली, यू गेट आउट ऑफ जेल, राइट. परोल पे क्या होता है कि अगर सपोज आपकी 10 साल की सज़ा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप अप्लाई करते हो जब परोल के लिए कि आपको थोड़े टाइम के लिए बाहर आना है ड्यू टू XYZ रीज़न. तो आप क्या करते हो? वो आपको क्या करते हैं कि उसमें ये होता है कि आप जो होती है, जो पार्टी जो बाहर निकलने चाहता है उसको ये बताना होता है कि मैं मतलब कि अंडर वो बेसिकली जब वहाँ से परोल उसको मिलती है तो दैट इज़ गिवन अंडर सुपरविजन, कि ये अगर निकला है तो ये भाग नहीं जाए. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल परोल. तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. द प्रॉमिस ऑफ ए प्रिजनर अपॉन हिज फेथ एंड ऑनर टू फुलफिल स्टेटेड कंडीशंस, द स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ फ्रीडम रिजल्टिंग फ्रॉम ए परोल. ठीक है, द स्टेट ऑफ पीरियड और पीरियड ऑफ फ्रीडम रिजल्टिंग फ्रॉम ए परोल, ठीक है, उसको परोल बोलते हैं. एंड अ कंडीशनल एंड रिवोकेबल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर सर्विंग एन अनएक्सपायर्ड सेंटेंस इन अ पीनल योर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो यही बेसिकली क्या होता है
ये क्या होता है कि एक कंडीशनल विद कंडीशन आपको क्या थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं, जेल के बाहर निकालते हैं, ताकि आप जो भी रीज़न हो सकता है उसमें दिया गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ, द प्रॉमिस ऑफ अ प्रिजनर्स अपॉन हिज फेथ एंड ऑनर टू फुलफिल स्टेटेड कंडीशन द स्टेट और पीरियड ऑफ फ्रीडम रिजल्टिंग फ्रॉम अ पैरोल, ठीक है। एंड उसके बाद अ कंडीशनल एंड रिवोकेबल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल एंड रिवोकेबल रिलीज ऑफ प्रिजनर, ठीक है। कि उसको विद कंडीशंस, किसी कंडीशंस के बेसिस पे क्या बाहर निकाला जाता है, एंड उसको क्या अंडर सुपरविजन भी रखा जाता है ताकि वो बाहर भाग नहीं जाए। रिलीज ऑफ प्रिजनर सर्विंग एन अनएक्सपायर्ड सेंटेंस, ठीक है, सर्विंग एन अनएक्सपायर्ड सेंटेंस, अनएक्सपायर्ड सेंटेंस, ठीक है। कि अगर किसी को 10 साल की सज़ा है, 20 साल की सज़ा है, तो वो अपनी सज़ा काटने से पहले ही क्या होता है, परोल पे जा सकते हैं, परोल पे ले सकते हैं, ठीक है। ही वॉज ग्रांटेड परोल कि कंडीशनल एंड रिवोकेबल रिलीज ऑफ प्रिजन हु इज सर्विंग एन अनएक्सपायर्ड सेंटेंस, कि उसका अभी सेंटेंस जो है वो अभी भी बचा हुआ है, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द अंडर सम कंडीशंस उसको थोड़ा टाइम के लिए जेल से बाहर निकाला गया, तो दैट इज योर परोल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेटेंट। पेटेंट का मतलब आपको पता ही है, राइट। पेटेंट क्या होता है कि कोई भी अगर चीज़ है तो उस पर आपने लीगली राइट ले लिया, लीगली ओनरशिप ले ली है, कि आप ही उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो, एंड उसको सेल कर सकते हो, दैट बिकम्स योर पेटेंट। तो पेटेंट इज द ऑफिशियल राइट टू बी द ओनली पर्सन, द ऑफिशियल राइट टू बी द ओनली पर्सन, the official right to be the only person to make, use or sell a product, to make, use or sell a product, ठीक है। to make, use or sell a product or an invention, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने जितने भी अभी तक करे हैं। पेटेंट का क्या हो गया कि किसी को ऑफिशियल राइट है कि जो उसने चीज़ बनाई है या इन्वेंट करी है, सिर्फ वही क्या कर सकता है, उसको लीगली वो चीज़ मिल चुकी है कि सिर्फ वही उसको बेच सकता है, सेल कर सकता है, राइट, और उसको बना सकता है, ओके, ठीक है। उसको यूज़ कर सकता है, बना सकता है, सेल कर सकता है। नेक्स्ट इज परोल। परोल का क्या हुआ, कंडीशनल और रेवोकेबल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, जो भी अभी रिलीज ऑफ प्रिजनर, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी तक उसका क्या हुआ है, उसका अभी जितने साल का उसका सेंटेंस था वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसको क्या करते हैं, अंडर सम कंडीशनल उसको रिलीज किया, अंडर सम कंडीशंस उसको जेल से रिलीज किया जाता है फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट इज योर ओवररूल। ओवररूल का क्या मतलब बताया था, टू सेट असाइड, ठीक है। टू सेट असाइड, अगर कोई दो अपोजिट पार्टीज हैं, वो अपना केस लड़ रही हैं, तो जो आपको वो जो दूसरा बंदा है जो ऑपोजिट पार्टी का है, अगर वो बोल रहा है, कोई बात बोल रहा है, तो जज उनको क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप मत बोलो, जो दूसरी पार्टी का विटनेस है या कोई भी है उनको बोलने का मौका देते हैं। नेक्स्ट इज ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या हो गया, द एविडेंस गिवन ओरली, ठीक है। एविडेंस जो है जो ओरली वर्बली दिए जाते हैं, ओके, फैक्ट्स प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑफेंस। ऑफेंस क्या हो गया कि कोई गलत काम करना या फिर कोई वैसी चीज़ करना दैट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या होता है, दैट यू आर ऑब्लाइज टू डू, अ ड्यूटी टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। उससे बाद क्या पढ़ा हमने, म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दोनों पार्टीज़ के कंसेंट पे दोनों पार्टीज़ उस चीज़ पे राजी हैं। ऑबिटर डिक्टम क्या हो गया कि कुछ चीज़ें होती हैं, ओपिनियंस दी जाती हैं जो बेसिकली आपके डिसीजन में क्या करते हैं, उसका इम्प्लीकेशंस नहीं होती हैं, या उसको दैट आर नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, ओके। उसके बाद क्या आ गया आपका ओथ। ओथ क्या हो गया, शपथ लेना, राइट, कि आप जो बोल रहे हो यू हैव दैट गुड इंटेंशंस वर्ड्स दैट, एंड आप वो क्या करोगे, इम्प्लाई करोगे। उसके बाद क्या, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया कि जिसमें जो अरेस्ट होता है वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं हो सकता, यू हैव टू हैव अ वारंट टू अरेस्ट अ पर्सन और एनीवन,
ठीक है, उसके बाद क्या आ गया म्यूटेशन. म्यूटेशन इज व्हाट, म्यूटेशन इज व्हाट, म्यूटेशन इज व्हाट, ये क्या बताया था मैंने कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है उसको किसी दूसरे के नाम पे करना है, राइट. तो वो क्या आ गया, अ सिग्निफिकेंट और बेसिक ऑल्टरेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ name of a person by the name of another in relation to the property in the record showing right or title to the property. ठीक है, किसी का नाम चेंज करना उसमें, name of a person by name of another in relation to the property in record showing right or title to the property. तो किसी भी चीज़ पे किसी का नाम भी सब्स्टिट्यूट करना जो किस में, लेकिन बेसिकली रिकॉर्ड शोइंग द राइट और टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी. तो उसमें क्या आ गया आपका म्यूटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया कि फॉल्सली और रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट करना. ठीक है, उसके बाद मेन प्रॉफिट क्या हो गया. मेन प्रॉफिट का क्या मतलब बताया था मैंने कि अगर किसी ने अनलॉफुली कोई प्रॉपर्टी पोजेस की है, उसके मालिक बने हुए हैं, बट बाय लॉ उसके सामने वो प्रूव करते हैं कि दूसरी पार्टी उसकी असली ओनर है, तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ पर इलीगली रह रहे होते हैं, अनलॉफुली रह रहे होते हैं, तो वो फॉर द टाइमिंग जितने टाइम वो उधर रहे होते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, एक फ़ी पे करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर मलिशियस. मलिशियस ये भी रॉन्ग, ये दोनों मैलाफाइड, बैड फेथ. ठीक है, ऐसा काम करना या ऐसी चीज़ करना जो दूसरे के हित में नहीं हो, ठीक है, उसके बुरे के लिए हो. ठीक है, मलिशियस क्या हो गया, प्रिटेनिंग टू बी मैलिस, ये भी धोखा एंड ऑल, वो चीज़ आ गई है. उसके बाद क्या गया, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट. मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट क्या होगी कि आपका केस चल रहा है, अभी आपने किसी कस्टडी का केस लगाया है या फिर डिवोर्स सेटलमेंट का केस है, डिवोर्स का केस है, तो उसमें अभी वो के प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बट अब इन द बिटवीन ऑफ द केस आप क्या करते हो, यू ask for maintenance. एंड मेंटेनेंस क्या होता है कि सस्टेनेंस या सपोर्ट अलाउंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी और एनीथिंग आप क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो वो चीज़. ठीक है, नेक्स्ट इज योर लायबल. लायबल का जैसे मैंने बताया लायबिलिटी. ठीक है, तो लायबल में इधर लायबल का क्या मतलब है कि आप ऑब्लाइज्ड हो आप वो चीज़ करने के लिए. ठीक है, यू आर स्टेट ऑफ बीइंग बाउंड और ऑब्लाइज्ड बाय लॉ जस्टिस, लॉ के तरह उसमें आप बाउंड हो कि आपको वो चीज़ करनी है. ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन में बताया था ना, इस तरीके से क्वेश्चन जिसमें आंसर इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो चाहता है कि उसका आप आंसर उस तरीके से दो. ठीक है, जिसमें या तो येस नो जैसे, गुड बैड जैसे, ये वाले वर्ड्स ऑलरेडी यूज़ किए जाते हैं ताकि दूसरे को ऑलरेडी इस तरीके से पूछा जाए कि आपको नेगेटिव आंसर मिले या आपको पॉजिटिव आंसर मिले. ठीक है, लॉफुल क्या हो गया, परमिटेड बाय लॉ. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या आ गया, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो क्या करती है, एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन द लीगल बेसिस. ओके, नेक्स्ट इज किडनैपिंग. किडनैपिंग का बता दिया मैंने, एक्ट ऑफ स्टीलिंग, अबडक्टिंग और कैरिंग अवे किडनैपिंग हमें पता है, राइट. उसके बाद जुवेनाइल क्या हो गया, 18 साल से कम का कोई चाइल्ड. ठीक है, जूरी क्या होगी, जूरी होगी बेसिकली नंबर ऑफ मेन जो सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि बेसिकली आप उनके सामने क्या करोगे, अपने फैक्ट्स प्रूव करने की कोशिश करोगे, राइट. तो वो क्या सुनकर उसको डिसीजन लेते हैं. जुरिस्टिक पर्सन क्या आ गया, जुरिस्टिक पर्सन क्या आ गया, बॉडी ऑफ पर्सन्स और कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, जुरिस्टिक पर्सन क्या हो गया, दैट इज नॉट इन द नेचुरल. ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं होता है, ये पर्सन होता है, या फिर आप कोई कंपनी ले लो, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, तो ये क्या आ गया, जुरिस्टिक पर्सन. ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द टर्म्स दैट वी टॉक्ड अबाउट टुडे एंड आई होप आपको ये समझ आई होंगी सारी टर्म्स. ठीक है, तो इनको थोड़ा रिवाइज करो, समझो कि क्या मतलब है हर टर्म का. ठीक है, मैक्सिमम टर्म जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्सिमम टर्म्स आपने इंग्लिश में या फिर सुनते आ रहे होंगे, कुछ टर्म्स जैसे जुवेनाइल है ये भी आप सुनते आ रहे हो टर्म्स, राइट. लीगल, लायबल, ये सारी चीज़ें आप सुनते आ रहे हो. कुछ ऐसी टर्म्स हैं जैसे मैंने अभी जुरिस्टिक पर्सन की बात की. ठीक है, उसके बाद मैंने अपना एक और चीज़ था ना, मीन प्रॉफिट उसकी बात की. तो कुछ टर्म्स हैं जो आपने नहीं सुनी है, बट मैक्सिमम टर्म्स आपने ऑलरेडी सुनी हुई हैं इसमें. ठीक है, तो जो टर्म्स नहीं सुनी हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसके एग्जाम्पल्स देखो कि एग्जाम्पल्स कैसी हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो, तब आपको इजीली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. ठीक है, एंड आई होप आपको ये समझ आ रहा है. कोई भी आपकी क्वेरीज होगी आप कमेंट कर सकते हो. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.